हाँ, अशोक के बारे में तरह तरह की बातें हम लोगों ने जाना, और अशोक के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग स्टेटमेंट है। अशोक बहुत बड़े महान है, यूं ही कोई महान नहीं बन जाता है। महान बनने के लिए किसी का हत्या भी करना पड़ता है, चाहे वो भाई का ही क्यों ना हो। कुछ वैज्ञानिक लोग ये भी कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाई का कत्ल किया, अतः भी राजा बना। ये किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। माँ का नाम क्या था? शुभदांगरी। बात समझ में आई? तो अशोक जो थे वह कलिंग का युद्ध कब जीते? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। याद रहेगा। अशोक कितने ईसा पूर्व में? 261 ईसा पूर्व में। अशोक जब राजा बने तब उस समय वो क्या थे? राजा बनने से पहले वो क्या थे? तक्षशिला का गवर्नर। कहां का गवर्नर? लेकिन जब उनके पिताजी बिंदुसार जब राजा थे उस समय वो क्या थे? कहां के थे? उज्जैन के गवर्नर। बात समझ में आई? अब तक्षशिला में विवाद हो गया। तक्षशिला का उस समय गवर्नर कौन था? सुसीम। उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो इनके बिंदुसार को लगा कि हमारा बेटा क्या करेगा मैटर को सॉल्व कर देगा, भेज देते हैं। लेकिन संजोगवश बाप के बीच में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो तक्षशिला का गवर्नर तो बन गए, लेकिन पिता की मृत्यु हो गई तो वो फिर क्या बने? राजा बने। वास्तविक जब इनका राज्याभिषेक हुआ वो गद्दी के प्राप्त करने से 6-7 साल बाद हुआ है। ऐसा नहीं कि उसी समय गया, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। हो सकता है उसी टाइम में सबको कचर रहा होगा। 2-4-5-6 साल जो लग गया 99 भाई के कचरे में साइड करने में। जैसे मुगल काल में पढ़िए औरंगजेब। औरंगजेब बहुत खतरनाक आदमी था। तो उस टाइम में 4 गो जो था ना, औरंगजेब से 3 गो बड़का भईबा जो था वो तेका ज्यादा सत्ता के आसपास था। दारा, मूरा, सूजा और औरंगजेब। तो तीनों का एक होगा तो पहले काटा, दर्दनाक मौत दिया। तो दर्दनाक मौत दिया ना तो दूसरा का पहले ही भाग गया कि हमको मरना नहीं है। होता है ना एक माहौल खौफ। जैसे तुम लोग में से कोई लेकर नहीं पढ़ रहा है, बात नहीं मान रहा है, आयोग का धके कस के उठा दिए, इतना मार मारे कि अब पूरा क्लास का माहौल कैसा हो जाएगा? बाप रे, मास्टर पागल होते का, शांत रहो, जो बोल रहा है उतने करो ठीक है ना। तो औरंगजेब का भी हाल वही है। तो खौफ बनाना उसको कहते हैं। जैसे 1857 की क्रांति में आप देखिएगा, मंगल पांडे के अंग्रेज के अधिकारी को मार दिया, गोली मारा, और जैसे ही गोली मारा तो सेना सबका मन बढ़ गया कि बोला ठीक किया है, अब तो सबको ठोकेंगे। लेकिन अंग्रेज को लगा कि अगर हम मंगल पांडे को अभी छोड़ देते हैं तो सारा सेना क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। मंगल पांडे को पकड़ा, आधा के फांसी पे लटका दिया, लटका के सबको बता दिया देख ले, एक बाद कोई विरोध किया और तेल बिल किया तो इसी तरह बारी बारी से मारे जाओगे। फिर क्या हो गया? बैक हो गया। हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसी कहानी है। जैसे आप लोग देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों का प्लान कर दिया सिकंदर का सेनापति जो दूसरा पार्ट का जो जल वाला था उसको बोला जाओ तेरा पार करके दिखाओ तो नदिया को, और उतना बड़ा सेना लेके उधर था। जैसे ही पार किया इन्हें करिया, क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य छुपल दादा का टपका दिया दुगड़ा के, उधर तो गया हल्ला कर दिया, सुना ना उन्हें जाएगा तो मर जाएगा, न जाइए। इतना बड़ा सेना निर्णय लिया कि नहीं अब हमको लड़ाई उड़ाई रिटर्न हो जाए। तो ये बीच का जो कालखंड अब देख रहे आदमी के अंदर जब डर हो जाता है ना, बड़ा बड़ा बलवान आदमी खत्म। आप लोग को सुनाए थे कौशल के राजा जो प्रसेनजीत थे, महात्मा बुद्ध को इनवाइट करके अंगुली माल को बुलाए, और अंगुली माल भगवान बुद्ध के चक्कर में क्यों फंस गया? क्योंकि जिसका नाम सुनते आदमी पैंट गीला कर देता हो, उसके सामने कोई आदमी लंगोट धारण किए हुए भिखमंगा आदमी और रिलैक्स मूड में खड़ा है, अब बोला रुको तुमको नहीं समझ में आता अंगुली माल है। हम कह कौन अंगुली माल? अब और उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि बाप रे तो हमसे शक्तिशाली लग रहा है। बात समझ में आई ना? तो ऐसा अगर बात जब चलने लगे तो समझ जाइए डर बहुत खराब चीज होता है। ऐसे 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जिससे को पता चल रहा हो कि दुनिया का बहुत बलशाली आदमी जिसके अंदर डर आ जाता है ना, वो आदमी क्या हो जाता है? बहुत कमजोर हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखिएगा जो करेजियस होगा वो बात बोलेगा हमको मरने से डर नहीं लगता है, लेकिन हकीकत है सबको डर लगता है। और बड़ा बड़ा कांड कर देगा, लेकिन जब उसको सुइया घोपने जाओगे तो उसको बहुत दर्द डराएगा। तो बड़े बड़े लोग होते हैं जिसका डर अगर जिस चीज से फंस गया है वो एक सुइया से भी डरने लगता है। समझ गए?
तो डर बहुत खतरनाक चीज है, वो किसी भी चीज से हो, डर को अपने मन से निकालो। अशोक के बारे में कर रहे थे आज, अशोक को हम लोग समझते हैं। अशोक के बारे में कहा जाता है कि 4 वर्ष उत्तराधिकार का संघर्ष। कल हमने पढ़ाया आपको कि 4 साल उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ा, यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अशोक ही बनेगा। हालांकि इनसे कुछ बड़े भाई थे, ठीक है ना, कुछ इतिहासकारों का मानना है उतने बड़े भाई 99 गो कचरा, बहुत बड़ा बात है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ, यानी 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होती है, उत्तराधिकारी बनने की घोषणा होता है, राजपाट को अपने अंडर में लेते हैं, लेकिन राजा नहीं बन सके, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष करते 4 साल बाद उनको क्या मिल गया? राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका बेटा अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। अशोक बिंदुसार एवं सुभद्रांगी का पुत्र था, जो मैंने आपको बताया। राजा बनते समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला का। लेकिन जब बाप जिंदा था उस समय कहाँ गवर्नर था? उज्जैन का, ठीक है ना। और उज्जैन कहाँ की राजधानी है? अवंती की। बार बार मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। वर्तमान में उज्जैन किस इलाका में पड़ता है? मध्य प्रदेश का इलाका। कौन सा इलाका? मध्य प्रदेश में पड़ता है जगह उज्जैन। और उज्जैन के महाकाल बहुत ज्यादा फेमस है। उज्जैन के महाकाल जानते हो ना भाई, बहुत ज्यादा फेमस है, उनके बारे में थोड़ा जानो। हमारे इतिहास के स्रोत में, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में जैन और बौद्धों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने सारे साहित्य हैं उन सभी साहित्यों को हमने ज्यादा वरीयता दे रखा है। उस वरीयता में कहता है कि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में कहा गया है कि शासक बनने से पहले अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाया था। कितने भाइयों का? अब करवाया है या करा है, दोनों बात बराबर है। जैसे आप लोग में से बहुत लोग हैं मांस खाता है और कहता है कि हमको पाप थोड़े लगेगा, क्योंकि मुर्गी को तो काटे नहीं है। आप खाते नहीं तो काटता नहीं। दुर्गा पूजा के टाइम में मुर्गी की दुकान पर भीड़ देखा लो, तो 10 दिन तो मुर्गी बड़ा अच्छा से रही होते नहीं, अब सेफ है। और ऐसा ही अगर हर दिन दुर्गा पूजा मान के लोग खाना बंद कर देता, कोई मुर्गी मराएगा? तो काटने वाला से ज्यादा कौन गुनाहगार है? खाने वाला। इसलिए तुम सब खाना छोड़ दो ताकि सब सस्ता हो जाए और हम लोग आराम से खाएं, बुझे? बहुत जरूरी है तुम लोग को छोड़ना। अरे हमको क्या है, हमको तो आना जाना लगा रहेगा, ठीक है ना। तुम लोग को दुनिया में रहना है, ठीक है ना। तुम लोग बहुत धार्मिक विचार के आदमी हो, इसलिए तुम लोग मांस खाना छोड़ दो, ठीक है, ताकि सस्ता हो। 100-200 रुपये खस्सी का मांस मिले और 30-40 रुपये मुर्गा का। हम अपने होश में बता रहे हैं ना, 35 रुपये केजी मुर्गा खरीदें, 35 रुपये, 35 रुपये किलो है। अभी लगभग 250 के आसपास होगा, ठीक है ना। उसी का 10 गुना कर लो, ठीक है ना। तो 250-200 रुपये मटन मिलता था, अभी 600-700 रुपये होगी, इतनी तेजी से। 12 रुपये किलो चीनी, ठीक है ना। 8 रुपये 10 किलो चावल, बड़ी आसानी से मिलता था। 2 रुपये की चीनी, 2 रुपये का सूजी अगर ले लिया तो 2-3 टाइम आराम से हलवा खाता लंच में। हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि 2 रुपया बहुत ज़्यादा उस समय है। लोगों की मजदूरी 50 रुपये हुआ करती थी दिहाड़ी, आज 500 है। 50 रुपये में लेबर काम करता था घर में। उस उम्र को हमको बता रहे हैं, एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहे हैं। हाँ, तो महंगाई तो बढ़ता ही नहीं है, कभी नहीं बढ़ता है। वो महंगा किसको लग रहा होगा? जो उस जमाने को देख रहा है और इस जमाने को देख रहा है। अक्सर ऐसा देखोगे कि कभी भी महंगाई नहीं बढ़ता है। कभी तुम इंश्योरेंस पॉलिसी की कहानी समझ में आए? उसकी पॉलिसी क्या होती है समझो। जैसे तुमने मान लो LIC करा रखा है, करा लिया, अभी पैसा जमा कर रहे हो, बोला कि 20 साल बाद आपको 10 लाख रुपए देंगे। तो जो उसका इकोनॉमिस्ट होता है, अर्थशास्त्री जो होता है, वो क्या करता है? अगले 10 साल 15 साल का एक अनुमानित क्या निकालता है? महंगाई उस जमाने में 10 साल बाद क्या होगा, और इस पैसे के इंटरेस्ट के मुकाबले उसकी क्या वैल्यूएशन होगी, और इस पैसे को हम दूसरे क्षेत्र में लगाएंगे तो हमको क्या इनकम होगा, और सारा हिसाब जोड़ के एक स्कीम ला देता है कि 10 साल बाद इतना मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा बड़ा आदमी इंश्योरेंस नहीं कराता है। अंबानी से जाकर पूछोगे LIC इंश्योरेंस कराता है, बोले अच्छा चाहिए क्या होता है, हम कहला कराने जाएंगे।
इंश्योरेंस किसके लिए है? हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, जो एक बार में आने वाले 20 साल बाद 40 लाख रुपया निकाल लेगा, नहीं आएगा, 25 लाख रुपया निकालेगा, 10 लाख रुपया नहीं पूरा पाएगा, तो वो धीरे धीरे करके पैसा जमा करके उस टाइम में जब जाओगे तो 20 लाख एकदम बराबर रहेगा उस महंगाई के समान। तो LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसी महंगाई को बजट दे करके लगाता है। तो बहुत बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा LIC में नहीं लगाता है, वह पैसा को अभी के टाइम में कुछ काम कर लो, कोई वस्तु खरीद लो, ताकि वो उस जमाने में क्या हो। अभी देखोगे ब्लैक मनी वाले लोग लैंड खरीदता है, जमीन खरीदता है, गोल्ड खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि वो जो पैसा जो तुम इकट्ठा कर रहे हो उससे ज्यादा इंक्रीजमेंट किधर है, इस क्षेत्र में है। बात समझ में आई? लेकिन ये थोड़ा अनसेफ गेम है, वो सेफ सिक्योरिटी गेम है, हमको सेफ्टी देता है। बात समझ में आई? LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हम इसलिए लेते हैं कि मरने के बाद हमारा जो रेस्ट आदमी बचता है वो आदमी क्या होगा, सुखमय जीवन जिएगा। वही तो बता रहा हूं ना कि वही तो ये लोग लेता है। जैसे मान लो कि अभी हम इंश्योरेंस ले रखे हैं, संजोगों से हमारी मृत्यु हो गई, तो परिवार को क्या चाहिए, पैसा ही तो चाहिए, चाहे किसी का परिवार हो। आदमी की किसी को जरूरत नहीं है मैं बार बार बोलता हूं कि आदमी को किसी की जरूरत नहीं है, सबको पैसे की जरूरत है। अपने बेटा से कोई आदमी बहुत खुश रहता है इसीलिए कि वो बहुत पैसा कमाता है, मर्सिडीज गाड़ी लेके चल रहा है, 4 व्हीलर लेके चल रहा है, ऐसा आलीशान घर बना रहे, ही ना, सब किससे होता है, पैसे से होता है। अब वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, अचानक वो मर गया तो बहुत ज्यादा दुख हो। घर में कोई बेकार टाइप का आदमी है जो कुछ नहीं करता, निकम्मा हो, शरीर से विकलांग हो और मर गया तो बहुत ज्यादा टेंशन का बात नहीं, चलो अच्छा हुआ निपट लिया टाइमली। इसीलिए सबको पैसा चाहिए, इसीलिए इंश्योरेंस कवर करके रखा हुआ है कि अगर मर गए तो आपके आश्रित तो कोई दिक्कत ना हो, बस। और इसीलिए दिक्कत है क्योंकि हम लोग मध्यवर्गीय परिवार का है। बड़े लोग क्यों इंश्योरेंस लेगा, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, इंश्योरेंस का जरूरत नहीं। वो लोग किसी बैंक को लूट के चलाता है। LIC किसकी जानते हो, अंबानी की है। LIC किसकी है, अंबानी की है। और अंबानी चला रहा है, लोगों को दे रहा है, LIC प्रीमियम दे रहा है, उसके बड़े बड़े लोग को बैठा रखा है जो अनुमान लगा रहा है कि अगले 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 साल का हिसाब में लगा के नया नया प्लान लेके आ रहा है, तुम उस प्लान में फंसते जा रहे हो। तो ये सब चीजें हैं, पढ़ने का है, समझने का है, जैसे जैसे आप पढ़ते समझते जाइए, इसलिए प्रेजेंट का काम करिए। 10 साल बाद, अभी सुने होंगे अपने दादाजी के मुंह से सुनना, हमको रेडियो मिला था, साइकिल मिला था दहेज में और लोग देखने आता था, उस समय की उसी विधि व्यवस्था थी। आजकल के समय में क्या है, कुछ भी मिल जाए हम लोग के, जब और आगे वाले समय में आएगा तब। पहले होता था ना किसी के पास एक मोटरसाइकिल आ गई तो लोग कहता था उसके पास बहुत ज्यादा गाड़ी है, मोटरसाइकिल है। जैसे मान लो आईफोन का टाइम एक जमाना था, तो किसी के पास एक आईफोन होता था और लोग देख के कहता अच्छा ये सेब वाला मोबाइल है, उलट पलट के देखता था। आज के समय में देखो इक्वलिटी आ गई सब में, तो वो नॉर्मल फोन जैसा दिखता है, सबके पास आईफोन होगा, आने वाले 4-5 साल बाद सबके पास होगा, तरसने की कोई जरूरत नहीं है। और सिचुएशन ऐसा ला देगा कि परिवार के सभी सदस्यों के पास एक अपना स्मार्टफोन होगा, जैसे आज के समय में हो रहा है। कोई सोचा था कि घर में जितने आदमी सबके पास फोन होगा? कि उस जमाना को नहीं देखे हो कि आप लोग जाते थे और स्टूडियो में फोन लगाते थे और घंटों लाइन में खड़ा होकर बात हो रहा है, और 2 मिनट बात हुआ पीछे चिल्लाने लगा हटिए हटिए बहुत देर इमरजेंसी बात करना। और आज के समय में देखो सबका अपना अपना पर्सनल फोन है। तो समय आपको बार बार परिवर्तित करेगा, बात समझ में आई? इसीलिए आप उस परिवर्तन से घबराइए नहीं। एक जमाना रहा जहां बिना पैसे की काम और सुनने को मिलेगा, दही चूड़ा खिला दिया और जमीन हो गया। दही चूड़ा खिलाइए, कोई जमीन लिया है? अब दही चूड़ा खिलाने पर किसी को जमीन मिल जाए, और आज के जमाने में क्या हो रहा है सब पता है। तो परिस्थिति बदला है, भोजन इक्वल टू महंगाई, सब कुछ इसी तरह बदलते जाएगा। महंगाई कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है महंगाई। आप इतना समझ जाइए कि आपने अर्थव्यवस्था की स्थिति को खराब किया, आपको सब चीज महंगा लगने लगेगा। हम लोग के पास पैसा नहीं है, मोबाइल खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा है, महंगा है। और आईफोन नया लॉन्च हुआ, जिसके पास पैसा जा रहा है धाए से लेके आ रहा है।
आखिर खरीद रहा है तभी तो बिक रहा है ना। तो महंगाई है ही नहीं मान के चलो, गरीबी हम लोग के पास है, यानी हमने अपने आय के साधन को सीमित कर रखा है। अपने आय को जैसे ही बढ़ाएंगे, दिमाग लगाएंगे, इनकम का स्रोत बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, ठीक हो जाएगा। अब तुमको दिमाग लगाना है कि तुम अपने इकोनॉमी को कब सुधार रहे हो, कब पटरी पर ला रहे हो। छोटा सोच रखोगे छोटा जाओगे, बड़ा सोच रखोगे बड़ा जाओगे। अशोक पे आते हैं। अशोक के 7वें शिलालेख में जानकारी मिलती है कि उनके जीवन काल में उनके कई भाई बहन जीवित थे, जिसमें से एक का नाम क्या था, 30 नंबर कहीं रहा होगा। 7वें शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है बच्चों कि अशोक जो था ना, उसमें से बहुत सारा भाई बहन भी जीवित था। अशोक अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया। प्रारंभ में अशोक को शैव धर्म अर्थात शंकर भगवान को मानता था, जिसकी जानकारी कलहन की राज तरंगी नामक पुस्तक में है। शंकर भगवान को मानता था। शंकर भगवान को मानने वाले बहुत लोग हैं। अब तो होता ही नहीं, पूजा पाठ समझ लो। पहले गांव में लगातार लखावड़ी होता था। देखा था नहीं, गेहूं का फसल अच्छा हो गया, धान का अच्छा फसल हो गया तो ऐसा लखावड़ी। अब तो होता ही नहीं, लखावड़ी अठजाम समझो भूल ही गया सब। लखावड़ी अठजाम की जगह पर ऑर्केस्ट्रा नाच नृत्य तो होते रहेगा समय समय पर। बर्थडे है, पहले बर्थडे होता था अठजाम, जन्मदिन है, कोनो घर में लड़का जन्म लिया, अठजाम कीर्तन बुलाए, 4 गो ढोलकिया दूरा पर पोए पोए जय श्री राम गाएगा। लेकिन अब देखो बर्थडे है, 2 डांसर को बुला लेगा, माहौल रात भर पूरा परफेक्ट है। उल्टा चल रहा है जमाना। खूब साज सज्जा में दिमाग लगा, लेकिन राम प्रभु भगवान का नाम लेने ऐसा। हालांकि एक विद्यार्थी के हिसाब से ये सब ठीक नहीं है, राम श्री राम भगवान ठीक है, लेकिन धार्मिक और मनोवृत्ति या मानसिक हिसाब से ये सब ठीक है। राज तरंगी नामक पुस्तक में मिलती है। इस पुस्तक में कहा गया है कि अशोक ने कश्मीर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। अशोक ने किसका निर्माण कराया, शिव मंदिर का निर्माण कराया, क्योंकि वो शिव उपासक थे तो किसका मंदिर का निर्माण कराते, शिव का ही ना। और उस शिव का इसलिए निर्माण करवाया क्योंकि वह कश्मीर का इलाका किसका इलाका था बच्चों, ब्राह्मणों का इलाका था। यहां पे लिखता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक की 8वें वर्ष के अंतिम समय में अर्थात 261 ईसा पूर्व, समझ रहे हो, अशोक अपने राज्याभिषेक की 8 वर्ष अंतिम समय में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी और इसके शासक कौन थे, नंदराज। कल मैंने कहानी आप लोग को समझा दिया था कि वो क्यों आक्रमण किया था कलिंग पर। कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य का अंग बना दिया, किंतु कलिंग में हुए भीषण नरसंहार के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपनाया। और यह धर्म नीति अपने भतीजा से प्राप्त किया था, ठीक है ना, क्या नाम था, निग्रोध। भतीजा कैसे हो गया, 99 भाई को तो टपका दिया था, तो कलहन का राज तरंगिनी में लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ बचा भी था उसमें से 30 एगो था, हो सकता है ओकरे बच्चा रहा हो निग्रोध। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उनके भतीजे निग्रोध से हुई, जबकि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित प्रवेश कराने वाले का काम उपगुप्त के द्वारा किया गया। अशोक कौन धर्म मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। 7वें शिलालेख में इस बात की चर्चा है कि उसके भाई बहन जिंदा थे, और 13वें शिलालेख में इस बात की चर्चा है कि कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती। डायरेक्ट सवाल पूछता है, कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। शिला मतलब पत्थर, और संस्कृत में सील का मतलब होता है सहने की क्षमता, सहवास। आपके घर से हम आज गए और आपके घर से आज जलावन उठा के लिए, ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो पहले दिन गए सड़ गए हैं तो चलो मांग लिए, अच्छा है चलो दे दिया। कल फिर टाइम ली गए और फिर उठा के ले आए, अच्छा सर है जाने दो। ऐसा 4 5 5 6 7 दिन करने लगे तो बैठ के बतियाओगे, मास्टर अब पड़ी गेल हो, तुम्हारा सील वहीं पे समाप्त हो गया। कहने का मतलब समझ रहे हो ना। वो एक संस्कृत में श्लोक कहता है कि
शीलम न गुणम न धर्मम। किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति के बारे में ऐसांग न विद्या न तपो न दानम। ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसांग न विद्या न तपो न दानम, ऐसा व्यक्ति न कोई ज्ञान अर्जन किया हो, न कोई तप किया हो, और न कोई दान दिया हो, न शीलम न गुणम, न कोई सहने की क्षमता है और न कोई गुण है, प्रॉपर्टीज है। न शीलम न गुणम और न धर्मम, न धर्म को जानता है। तो ते मृत्यु लोके, माने जो धरती पर, ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, यानी इस धरती पर भार के समान है। मनुष्य रूपे न मृगाश्चरंती, अर्थात आदमी के रूप में जानवर जैसा है, चढ़ता है और हगता है। ठीक है ना। तो संस्कृत में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है जो आपको माइंड को वाश करेगा। इसको विदुर नीति कहते हैं। बात समझ में आई? कौन सी नीति? विदुर नीति। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ऐसांग न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणम न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, मनुष्य रूपे न मृगाश्चरंती। इसमें से है कोई ऐसा मृग? ठीक है ना। तो सहने की क्षमता डेवलप करो। आपके घर से जरना ले आएंगे रोज दिन, ठंडा बहुत ज्यादा है। और अगर तुम इतने सक गए तो तुम आदमी हो, वरना तुम जानवर हो। ठीक है। अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म अपनाया गया था उसमें अशोक धर्म नीति कहा गया। अशोक धर्म में परिभाषा में राहुलोवासूत और सिंहलोवासूत से प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात अशोक विभिन्न बौद्ध स्थल की यात्रा प्रारंभ कर दिया था। इसी क्रम में वो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की पद यात्रा किया। मैंने आपको पढ़ाया था कल कि लुम्बिनी नेपाल का एक प्रदेश है, राज्य है। जैसे बिहार एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है, गुजरात एक राज्य है, उस तरह नेपाल में एक राज्य पड़ता है, उसका नाम क्या है? लुम्बिनी। वहाँ बागमती प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, अलग अलग राज्य है। बहुत ज़्यादा राज्य नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख राज्यों का हमकी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या कहता है कि 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया। लुम्बिनी में पहुंचकर अशोक की स्थित कनक मुनि के स्तूप को दोगुना करवाया और बलि नामक धार्मिक टैक्स को कम कर दिया। यानी जब आप जाओगे लुम्बिनी में घूमने तो वहां पे कनक मुनि की प्रतिमा है और उसको दुगुना करवाने वाले, ठीक है ना, स्तूप की दुगुना करने वाले कौन थे? और वो 20वें वर्ष के राज्याभिषेक के। तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ है? 269 ईसा पूर्व। 273 में उत्तराधिकारी बने, 269 में क्या हो गए? राज्याभिषेक हुआ। उसके 8 साल बाद क्या हुआ? कलिंग का युद्ध। 10 साल बाद क्या हुआ? घूमने निकले, चल गया। कहाँ घूमा? 10वें साल में बोध गया गया। अब 20वें साल कहाँ गया? ठीक है, लुम्बिनी चला गया। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अपने शासन काल में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका एवं नेपाल दोनों में स्थानों पर करवाया। श्रीलंका हमसे जल माध्यम से जुड़ा हुआ है, नेपाल थल माध्यम से जुड़ा हुआ है। नेपाल जाने का रास्ता बहुत आसान है, मैंने आपको समझाया भी था। श्रीलंका जाने का रास्ता दुर्गम है, जल माध्यम से आपको जाना होगा। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका। श्रीलंका की जगह पर कहीं का सिंघल द्वीप भी लिख देता है। डेट साइनोनिम्स ऑफ श्रीलंका। सिंघल द्वीप इज साइनोनिम्स ऑफ श्रीलंका। प्राचीन नाम एनिसेंट नेम ऑफ श्रीलंका इज नोन एज सिंघल द्वीप, नाउअडेज इज कॉल्ड श्रीलंका। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी भ्राबू नामक पृथक शिलालेख से मिलती है। कौन से शिलालेख से? भ्राबू नामक शिलालेख से मिलती है। अशोक ने बौद्ध धर्म का केवल व्यक्तिगत धर्म माना, कभी भी उन्होंने इस राज धर्म के रूप में घोषणा नहीं किया। ये होता है, हम एक संवैधानिक जगह पे बैठ गए हैं। किस धर्म पे? संवैधानिक जगह पे। तो इस संवैधानिक जगह पे जैसे मैं एज ए टीचर हैं तो हम क्या बोलेंगे? सभी धर्म का सम्मान करना जरूरी है। हिंदू मुस्लिम का जो भी, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, शैव धर्म है, जो भी धर्म है, सनातन है, सब बराबर है मेरे लिए और हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन हम सनातन को मानने वाले हैं, हमारा अपना निजी है, इसलिए हमारे लिए सनातन परफेक्ट है। कोई हमको ये नहीं कह सकता कि आप
मुसलमान वाले धर्म को, इस्लाम धर्म को कबूल करिए, मेरा ही पर्सनल लाइफ है। तो अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया और वो बताइए मेरा निजी धर्म है, ये हम ही तक सीमित है। ऐसा नहीं कि हम अपने पूरे प्रजा को कहा है तू कौन धर्म मान रहा है रे, चलता है कि नहीं जल्दी बौद्ध धर्म मानने, ऐसा नहीं। इसलिए उन्हें राज धर्म नहीं बताया इसको, बात समझ भाई। उन्होंने अपने निजी बाध्यता रखा, अपने तक सीमित रखा, ये नहीं कि सबको मानना ही मानना है। हमको लगता है ऐसा चीज भी खराब है। घर में कोई बच्चा पूजा नहीं करे, उसको जबरदस्ती एकदम नहीं करो कि पूजा करना ही है, लेकिन वो अगर अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा रहा है तो उसको समझा समझा के बार बार कर्तव्य निभाने की कोशिश करवाओ, क्योंकि किसी व्यक्ति का कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति अपना कर्म बहुत अच्छे से करता है उसको पूजा करने की एकदम आवश्यकता नहीं। H.C. वर्मा बहुत अच्छे फिजिक्स के राइटर हैं, नाम सुने होगा तो लोग। उनका स्टेटमेंट हमने सुना था, रील्स में भी बहुत वायरल हुआ है कि मैं सुबह उठकर कोई भी दिया नहीं जलाता, मैं सुबह उठकर कोई भी अगरबत्ती भगवान को नहीं दिखाता, मैंने आज तक भगवान को प्रणाम नहीं किया है। और हम क्यों उस भगवान के सामने प्रणाम करें, क्योंकि जिसको उस भगवान ने जिस नेचर को बनाया है उस नेचर को सजाने का हम काम कर रहे हैं। फिजिक्स नेचर को ही तो सजा रहा है, और उसको जब हम सजाने का काम कर रहे हैं तो निश्चित भगवान को हमको प्रणाम करने की क्यों आवश्यकता है। भगवान को तो और हमें धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति है जो हमारे दिए हुए सामान को क्या कर रहा है और सुसज्जित और सम्मान दे रहा है। तो जैसे जैसे आप विद्वान बनते जाओगे वैसे से आपका नाश्ता होती जाएगी। कर्म ही क्या है बच्चों, पूजा है। इन्हीं के काल में पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप लोग को बहुत अच्छे से याद है। तीसरा बौद्ध सम्मेलन कब, 251 ईसा पूर्व में। कब, 251 पर, बुढ़ा गए ना। 483, 383, 291, 100। तो तीसरा बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ, पाटलिपुत्र में। राजा कौन थे, अशोक। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, मेघलीपुत्र 30। और वह 30 है कौन, अभी नहीं पढ़ा रहे थे, अशोक का भाई। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है। जिसकी अध्यक्षता मेघलीपुत्र 30 के द्वारा किया गया था। मिस्र का टॉलमी फिलाडोमस का राजदूत डायनोसियस अशोक के शासन काल में आया। तो बिंदुसार में भी आया था क्या, उसका नाम था डाइमेकस। याद आ रहा है मेरी बात। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन सा राजदूत बन के आया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया मेगास्थनीज। कौन आया, बिंदुसार में आया डाइमेकस, और अशोक में आया डायनोसियस। सबका अलग अलग जगह है, याद रखना। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था, यूनान का, क्योंकि सिकंदर के साथ आया था ना। और सिकंदर कहां का था, यूनान का रहने वाला था, इसलिए कहां का था, यूनान का। जबकि यह कहां का है, फिलाडेल्फस का। और जगह का कौन नाम है, मिस्र। मिस्र से आया था किसका राजदूत, टॉलमी टू फिलाडेमस। अशोक अपना जगह जगह मैटर फैला रहा था कि भैया हम अशोक हैं। अशोक बहुत चक्रवर्ती राजा है, तो लोग होगा ना कि कैसा चक्रवर्ती राजा है। अच्छे अच्छे लोग सस्ते में निपट गए हैं, अशोक भी सस्ते में निपट गया है। ठीक है। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद योग उत्तराधिकारी का अभाव हो गया और अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया और मौर्य वंश के नए स्थापना में नए शुंग वंश की स्थापना कर दी गई। अशोक के बाद कोई योग राजा नहीं बन पाया, पावर नहीं था, बहुत बड़ा हो गया था, उसको संभालने की क्षमता नहीं थी। ठीक है ना, बुड़बक के धन लोग लूट लूट के खाता है। ठीक है ना। देहाती कहावत है कि जोरू और जमीन जोर से, नहीं तो केहू और के। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आपकी जोरू आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए नए क्षेत्र में उसको एक नए परिवर्तन में दे दिया गया कि पत्नी को अगर दूसरे तरीके से वश में रखना है तो गुलाम ही बन जाना है। इसलिए मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। और दूसरा है जमीन। जमीन अगर आपके पास ताकत नहीं तो दूसरा छीन लेगा।
आजकल देखते होगे जबरदस्ती जमीन कब्जा कर लेता है, वो कानून वनून कुछ नहीं होता है, जबरदस्ती करा के किसी तरह रजिस्ट्री करा के धोखा दे के चीट फंड करके बड़े लोग हैं, कौन पढ़ने जाएगा, छोड़ देता है लोग। इसीलिए कहा गया जड़ जोड़ू जमीन, ठीक है ना, ये तीनों क्या है, जोड़ से, नहीं तो कोई लेके चला जाएगा। समझिए इस बात को। अशोक का जो मगध का साम्राज्य इतना विस्तार बना दिया था, डायरेक्ट ले गया, डायरेक्ट कलिंग तक जीत करके बना दिया, बृहदर से संहार बनने वाला है। ठीक उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, बृहद्रथ को मारकर कौन बनाया, शुंग वंश की स्थापना कर दी। कुछ नोट की बात एक बार में, अब इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। अशोक के बाद दशरथ एकमात्र मौर्य शासक हुआ जिसमें देव नाम प्रियदर्शी राजा की उपाधि प्राप्त की, यानी अशोक को प्रियदर्शी राज भी कहा गया है। तो अशोक के बाद दशरथ जो है एकमात्र मौर्य शासक हुआ जिसने देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा की उपाधि धारण की। बराबर की पहाड़ी के दूसरे तरफ, जिसे आजकल नागार्जुनी पहाड़ी कहा जाता है, में दशरथ ने आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये आजीविका क्या है, एक धर्म है। इसको कौन मानता था, बिंदुसार, पढ़ाए थे सब भूला जाते हो। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म मानता था, जैन धर्म। कौन धर्म, जैन धर्म मानता था, दिक्कत है क्या। और बिंदुसार कौन धर्म माना, आजीवक। अशोक कौन धर्म माना, बौद्ध। इसने एक गोपी गुफा सुरंग का भी आकृति का बनाया था। भारत और नेपाल का एक बहुत अच्छा संबंध होने जा रहा है। नेपाल पहाड़ों को काटकर जापान की टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो क्या कर रहा है, पहाड़ों के बीचों बीच, पहाड़ के अंदर सुरंग बना रहा है रास्ता, जिससे काठमांडू पहुंचने में बहुत राहत होगी, पहाड़ों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो नेपाल जाना बिहारियों के लिए, भारतीयों के लिए अब आसान हो जाएगा, बात समझ भाई। और वहां के जनजीवन में बहुत ज्यादा सुधार आने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ को काटकर बीचों बीच क्या बना जा रहा है, सुरंग वाला रास्ता बनाया जा रहा है। ये सब देखने की चीज है, उसके बारे में हमने इन्वेंट किया था, जानने की कोशिश की, वहाँ के इंजीनियर ठेकेदार थे कि क्या क्या हो रहा है। लगभग आधा घंटा वार्तालाप भी हुआ हमसे, किस टेक्नोलॉजी से बन रहा है। तो कहीं पे अगर आपको कुछ देखने को मिलता है तो उसको समझिए। यहाँ पे क्या कहता है, इसमें से गोपी गुफा सुरंग की आकृति का बना हुआ है। कौन सा गुफा, गोपी गुफा, नाम याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अशोक की मृत्यु कब हो गई बच्चों, अशोक की मृत्यु कब हो गई, भुला गए, कितने में, ठीक है। अब देखो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। अशोक की तो मृत्यु हो गई, बृहद्रथ की मृत्यु हो गई, मौर्य वंश समाप्त हो गया। लेकिन मौर्य वंश फेमस क्यों रहा, कुछ किया होगा तब ना। तो किसी भी देश का एक अपना महत्व तभी बनता है जब वो क्या करता है, प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा हो। बिहार का थूथू क्यों हो रहा है, यहाँ का प्रशासन व्यवस्था बहुत खतरनाक। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि अगर मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के जा रहे हो, पुलिस पकड़ लेगा तो 200 रुपया टान लेता हो। उसको इस बात का डर नहीं कि उसका चालान काटा जाएगा, उसको इस बात का डर है, ये जो ना कोई देगा, पकड़वो करता तो 200 रुपया लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। विशाल मेरे साथ जा रहा था रात को और हमको समझा रहा था, पुलिस बोले आगे पुलिस है, रुक जाओ सर, कोई दिक्कत है, हम दिन भर देखते हैं चांदनी चौक पर पुलिस वाला सब रहता है लगे ले, और वो साइड में लेके आता है, 50 देता है, छोड़ देता है। उसको कभी डर लगेगा। तो जिस देश की, जिस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था खराब है, उसका थूथू होना ही होना है। लेकिन मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, बहुत मजबूत थी, इसीलिए वो फेमस रहा। तभी तो वो अपने राज्य को विस्तार करने में सक्षम हो पाया, सबको हरा देता था, तुरंत जीत जाता था। कैसे, जरा समझेंगे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की रचना इंडिका से मिलती है। ये दोनों नाम आपको याद होगा। इसके अतिरिक्त रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कुल मिला के कितने, 3। आपसे सवाल पूछेगा ऑप्शन बना के, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी इनमें से किससे नहीं मिलती है।
तो पहले मिलती है वाला याद रख लीजिए। पहला कौन? अर्थशास्त्र। लेखक कौन? कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक ही है। दूसरा कौन सा? मेगास्थनीज का इंडिका। और तीसरा जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा है? रुद्रदामन। और ये तीनों से हमें प्राप्त होता है। मौर्य काल में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों का प्रधान खुद राजा होते थे। आज राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने आप में राजा है। कार्यपालिका समझ में आ रहा है, न्यायपालिका समझ में आ रहा है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों, ठीक है ना। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में राजा का सप्तांग सिद्धांत, राजा कितने? सप्तांग सिद्धांत। पहला उसमें कौन कौन आएगा? राजा आएगा, जनपद आएगा, अमत आएगा, दुर्ग आएगा, कोष आएगा, सैनिक आएगा और मित्र आएगा की चर्चा किया गया है। ये 7 लोग स्टेप बनाए होते थे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि सिपाही, जमदार, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, मतलब क्रम बना हुआ है, ठीक है। आईजी, डीआईजी, डीजीपी सबसे ऊपर ले जाके पहुंचा देगा। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल की बहाली नहीं हुई, खाली डीजीपी पूरा संभाल लेगा, और जो डीजीपी का काम है कांस्टेबल कर लेगा, कांस्टेबल का काम है वो डीजीपी करने लगेगा, ऐसा तो नहीं। तो यहाँ पे जो बना हुआ था प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें सप्तांग की चर्चा की गई है। बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। इसकी बच्चों, केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन में मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा पद राजा होता था। उन्हें सहायता देने के लिए कई प्रकार के मंत्री होते थे। आंख मूंद के ये सब लोगों को समझ में आएगा कि सबसे बड़ा कौन होगा? राजा होगा। उसको सहायता कौन देता होगा? मंत्री। आज भी होता है, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा है, उसके सपोर्टर ई मंत्री, उ मंत्री, उ मंत्री, उ मंत्री। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में विभिन्न मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक मजबूत नौकरशाही ब्यूरोक्रेट व्यवस्था की भी प्रमाण मिलता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया था। पहला तीर्थ, जिसको महापात्र, और तथा दूसरा अध्यक्ष कहलाता था। अर्थशास्त्र के 18 प्रकार के तीर्थ और 27 प्रकार के अध्यक्ष की चर्चा भी मिलती है। इसके अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष, होता नहीं। प्राकलन समिति का अध्यक्ष आप लोग पढ़े हैं। ये जब संविधान बनने लगा तो झंडा समिति का अध्यक्ष, निर्माण समिति का अध्यक्ष, है ना, संचालन समिति का अध्यक्ष, सबका अध्यक्ष बनाएगी कि नहीं। तो ये सब कहां से प्रेरणा मिला हम लोग को? इतिहास पढ़ के, कि अध्यक्ष का अर्थ क्या होता है, उसका एम्बेसडर कैसे बनता है। अब उस जमाने में सुन लो कौन कौन मंत्री होते थे और कौन कौन अधिकारी को क्या क्या कहते थे और वो क्या क्या काम करेगा। पहला है राजा, सेनापति, मंत्री, पुरोहित। मंत्री और पुरोहित क्या होता था? प्रधानमंत्री के धर्माधिकारी। सेनापति क्या करते थे? सेना का प्रमुख होता था। युवराज कौन बनता था? राजा का बड़ा बेटा। अभी देखे होगे, महाभारत देखोगे, युवराज फलाना, युवराज चिलाना, दिस दैट, चले, जो बड़ा बेटा होगा युवराज बनेगा। और युवराज का अर्थ होता है वो स्टॉक राजा है। यूं मान के चलिए कि राजा टपका नहीं, कि राजा तैयार है। युवराज का अर्थ यही है, जो राजा का उत्तराधिकारी होगा। समझ गए? उत्तराधिकारी का मतलब राजा मरने के बाद वही बनेगा। समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रमुख। अब आप लोग सुने होंगे, अभी लिखा रहता है अपर समाहर्ता, अवर समाहर्ता लिखा रहता है। अभी समाहर्ता मिलेगा, अभी देगा ऑफिस में, तो अभी मिलता है। तो राजस्व विभाग के आदमी को क्या बोलते हैं? समाहर्ता। उसको अंग्रेजी में डीएसएलआर कहते हैं, डीसीएलआर शायद बोलते हैं। जमीन का विवाद शुरू में आप लेके जाइएगा कर्मचारी के पास। कर्मचारी आपका विवाद नहीं क्लियर करेगा तो सीईओ के पास जाइएगा, और सीईओ अगर नहीं काम करेगा तो समाहर्ता के पास जाना पड़ेगा, जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, डीसीएलआर कहा। वहां आपका जमीन का पूरा मैटर क्लियर होगा। स्वाधीनता, राजकीय कोषागार का प्रमुख, जो घर में पैसा कौड़ी है उसका जो हेड होगा, जैसे आरबीआई का गवर्नर अभी कह सकते हो, पैसा कौड़ी को देखभाल कर रहा है। स्वाधीनता। नायक, युद्ध भूमि के सेना का नेतृत्व करता, जो लड़ाई हो रहा है वहां पे सेना का नेतृत्व, तोड़ो, रुक जाओ, बढ़ो, उड़ा दो, फरसा चलाओ, भाला चला, जो ऑर्डर देगा वो करेगा। प्रशासता, राजकीय आदेश को लिपिबद्ध करने वाला। राजकीय आयोग को क्या करना है? लिपिबद्ध करने वाला है। तो अभी रुक गया तो इतना ही पे रहेगा, अब अगले दिन हम लोग करेंगे।